हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने विक्ट्री ओवर बंगाल यानी कि बैटल ऑफ प्लासी देख लिया था। इस लेक्चर में हम लोग ये क्या कहते हैं, विक्ट्री ओवर बिहार देखने वाले हैं। बिहार यानी कि बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। बिहार यानी कि ये बैटल ऑफ बक्सर पढ़ने से पहले कुछ हम लोग उसके पीछे का बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कौन किस तरीके से कैसे क्या आगे बढ़ते चले जा रहा था। ब्रिटिशर्स ने तो कब्जा जमाया ही बक्सर पे, हालांकि बिहार पे वो अलग की बात है, बट किस तरीके से चीज़ें बैटल ऑफ प्लासी के बाद मूव करी आगे इन द फ्यूचर, मतलब किस तरीके से ये बैटल ऑफ बक्सर आखिरकार मतलब लड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी, उसका बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 1757 में, ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के दौरान या बैटल ऑफ प्लासी से युद्ध से पहले अंग्रेजों ने ये मीर जाफर कौन था, उनका एक सेनापति था जिसको ये ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से रिश्वत टाइप कर दी थी कि जो है, जो अगर आप मेरा साथ देते हो तो हम आपको नवाब बना देंगे, और यही उन्होंने किया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी खत्म हो चुकी थी, ब्रिटिशर्स जीत चुके थे और नवाब सिराजुद्दौला की मौत हो चुकी। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि 1757 में ही मीर जाफर को नवाब एज प्रोमिस्ड बाय द ब्रिटिशर्स बना दिया गया। 1757 में मीर जाफर नवाब बन जाता है। वो एक तरीके से कठपुतली सरकार होती है, जैसे कि कहने का मतलब ब्रिटिशर्स क्या यही चाहते थे कि मेरा एक कोई नुमाइंदा खड़ा हो जाए, है ना, और वो एक तरीके से उसको हम क्या करेंगे, जैसे जैसे बताएंगे वो वैसे वैसे करेगा, और यही सेम इनके साथ होता भी था। कहने का मतलब ये एक तरीके की कठपुतली सरकार थी, जो ये केवल नॉमिनल हेड हुआ करते थे, असली कंट्रोल पावर सब ब्रिटिशर्स के हाथ में था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 1760 का टाइम आते आते एक पर्सन था मीर कासिम। ये मीर कासिम कौन है? ये मीर कासिम मीर जाफर का ही दामाद था। इन्होंने क्या किया, मीर कासिम ने अंग्रेजों से कुछ मुलाकात की, कुछ सेटिंग वेटिंग की, और उस सेटिंग में ये पॉज्यू कर ले गया ब्रिटिशर्स को कि आप मुझे नवाब बना दीजिए और मैं आपको ज्यादा रियायतें दूंगा। तो एक तरीके से इन्होंने अपने ससुर जी की ऐसी कम तैसी कर दी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। बट ये अगर देखा जाए 1760 में ये जो मीर कासिम को जब नवाब बना दिया गया बाय द ब्रिटिशर्स, तो ये निकला थोड़ा सा ज्यादा एम्बिशियस, ज्यादा चालाक और ज्यादा एक तरीके से कॉम्पिटेंट, मतलब रूलर के तरह ये निकला। इसने सबसे पहले क्या किया कि अपनी कैपिटल जो कि मुर्शिदाबाद में थी, इसको ट्रांसफर कर दिया मुंगेर। और एक तरीके से इसने ब्रिटिश सत्ता को एक तरीके से चैलेंज करना शुरू कर दिया, ये कि मतलब ये समझ चुका था कि ये ब्रिटिशर्स हमसे कुछ केवल ऐसा फेस दिखा के हमारा जो है हर एक चीज पैसा ये ऐडते चले जाते हैं, हर पावर ये एक्सरसाइज करते हैं, तो ये एक तरीके की उनके सत्ता को चैलेंज करने लगा था। उसमें इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया कि मुर्शिदाबाद जो कैपिटल थी उस समय की, उसको मुंगेर पे ट्रांसफर किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि कौन सा ऐसा नवाब था जिसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर के अपना कैपिटल ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, एक दूसरी चीज इन्होंने ये की कि ये जो वहां के भारतीय जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो मतलब सामान के मतलब वो व्यापारी हुआ करते थे, भारतीय व्यापारी जो हुआ करते थे, उनको एक तरीके से उनके तरफ दो तरफा व्यवहार किया जाता था। कहने का मतलब कि जितनी ट्रेड कंसेशंस या ट्रेड में या रियायत छूटे जो ब्रिटिशर्स को मिलती थी, वो इनको भारतीय व्यापारियों को नहीं मिलती थी, तो इसने ये देना चालू कर दिया, यानी कि ट्रेड कंसेशंस टू इंडियन ट्रेडर्स, यानी कि जो है रियायतें भारतीय व्यापारियों को भी देना शुरू कर दी। और इसने कई ये ट्रेड रिफॉर्म्स और कई टैक्स रिफॉर्म्स भी लेके आए। ट्रेड एंड टैक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे जरा इसको, TAX, ट्रेड एंड टैक्स रिफॉर्म्स, कई रियायतें दी इसने, कई टैक्स के रिफॉर्म्स लेके आए, जिससे ये ब्रिटिश जो थे ये बड़े नाखुश हो गए। ये समझ चुके थे कि ये जो है ये ज्यादा महत्वाकांक्षी है, ये ज्यादा एम्बिशियस है, ये हमारे लिए खतरा पैदा हो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग 1763 में भाई देखिए एक घटना हो जाती है यहाँ पे 1763 में। इस 1763 की घटना को पटना कांड भी कहा जाता है, काकोरी कांड भी सुना होगा आपने। एक्चुअली ये देखिए कांड इस तरीके से, एक चौरी चौरा कांड, ये पटना कांड, काकोरी कांड, ये सब कांड, ये कहने का मतलब ये है कि नाम ऐसे इसलिए डाल दिए जाते हैं जहां पे वो एग्जैक्टली हुए हैं। तो ये पटना कांड, ये 1763 में पटना कांड क्या हुआ था कि एक ये अधिकारी हुआ करता था इलीस, है ना, ब्रिटिशर्स का एक अधिकारी हुआ करता था इलीस। ये जो है
ये जिस तरीके से मीर कासिम काम कर रहा था उससे काफी परेशान हो चुका था, तो ये अपनी एक छोटी सी टुकड़ी लेके जो है पटना पे अटैक करने चला जाता है। अटैक क्या, या सबक सिखा देंगे, मतलब इस तरीके की भावना लेके। बट होता क्या है कि इसी मतलब रिवोल्ट में ये एलिस और उसके कुछ ब्रिटिश जो सैनिक थे उनकी हत्या हो जाती है, कहने का मतलब मार दिया जाता है। अब इस चीज से ये ब्रिटिश जो सत्ता में थे ये काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये समझ जाते हैं कि अब ये बात हाथ से मेरे निकलती जा रही है। तो 1763 में क्या किया जाता है, उसी साल कि मीर कासिम को नवाब के पोस्ट से हटा दिया जाता है। मीर कासिम को नवाब के पोस्ट से हटा दिया जाता है और फिर से इनके ससुर जी फिर से आ जाते हैं, यानी कि मीर जाफर दोबारा नवाब बना दिए जाते हैं। अब ये मीर जाफर का एक तरीके से ये भी समझिएगा कि 1763 में वो दोबारा आते हैं और 1765 आते आते उनकी मौत भी हो जाती है, खत्म हो जाते हैं। 1765 तक ये मर जाते हैं। अब ये 1763 के बाद क्या हो रहा है कि मीर कासिम को तो नवाब के पद से हटा दिया गया है। अब उसके बाद से आगे कहानी कैसे बढ़ रही है, ये बक्सर, ये जो बैटल ऑफ बक्सर है उसकी नींव यहीं रख दी गई है। 1763 में जो नवाब को हटा दिया गया मीर कासिम को, ये बैटल ऑफ बक्सर की नींव वहीं रख दी। जब 1763 को ये मीर कासिम को ये खबर पहुंचती है कि हमें नवाब के पद से हटा दिया गया है, तो ये स्ट्रगल फॉर पावर, ये एक तरीके से सत्ता के लिए जो युद्ध है या मतलब सत्ता बचाए रखने के लिए वो है, वो स्ट्रगल शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि मीर कासिम तुरंत जाते हैं अवध जाते हैं और वहां शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये आपको याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था। इस टाइम शाह आलम का दौर चल रहा था, शाह आलम द्वितीय का दौर चल रहा था। तो ये जाके इन दोनों से मुलाकात करते हैं और एक तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है कि किस तरीके से इनको मजा चखाया जाए, इनको ब्रिटिशर्स को हराया जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब तीन पार्टी हो गई। कौन, एक तो बंगाल के खुद ये मीर कासिम, शुजाउद्दौला फ्रॉम दी अवध, ये अवध वही यूपी वाला क्षेत्र है, और ये मुगल हो गए दिल्ली से। ठीक है, ये फिर और शुरू हो जाता है हमारा सबसे ऐतिहासिक एक युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में कौन है भाई, कंबाइंड फोर्सेस हैं, तीन तरीके से तिकड़ी लड़ रही थी। कौन, बंगाल का मीर कासिम, अवध का शुजाउद्दौला और दिल्ली के शाह आलम द्वितीय। और ये लड़ाई होती है अक्टूबर 22, 1764। इस भाई लड़ाई को आप सभी जानते हैं, कौन जीत लेता है, ये क्या नाम है, ब्रिटिशर्स ही जीत लेते हैं। हाँ, एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो दैट वाज जनरल हेक्टर मुनरो। ये चीज ध्यान रखिएगा, जहां पे बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव ने लीड किया था वॉर को, जहां पे जनरल हेक्टर मुनरो ने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली जब लड़ाई होती है तो ब्रिटिशर्स जीतते हैं और एक संधि साइन की जाती है, एक ट्रीटी साइन की जाती है, दैट इज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये डेट जरा अलग है, इसको अलग रखिएगा, है ना, ये और ये अक्टूबर 22 ये बैटल ऑफ बक्सर है। इसके अभी इस पॉइंट में हम लोग आएंगे, है ना। तो एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या है, उसको डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जहां पे हम लोगों ने एक लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि बैटल ऑफ प्लासी में किस तरीके से धोखे से नवाब को मार दिया गया था, किस तरीके से षड्यंत्र करके मार दिया गया था। बट ये बैटल ऑफ बक्सर जो है ये एकदम पूरी अपने कह ले कि आर्मी के दम पे, एकदम सैन्य क्षमता के दम पे ये इस बैटल को पूरा किया गया, खत्म किया गया। कहने का मतलब अगर आपसे एक तरीके से ये पूछा जाए कि ब्रिटिशर्स के आने का नींव किसने रखी, तो दैट वाज बैटल ऑफ प्लासी। बट 1764 यानी कि बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध से ये साबित हो गया कि अब ये ब्रिटिशर्स कहीं हमें छोड़ के जाने वाले नहीं है, ये यहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर ज्यादा दोनों में से अगर इंपॉर्टेंट बैटल पूछी जाए, जो ज्यादा दम है जिस बैटल में, तो वो है बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि ये पूरी सैन्य क्षमताओं पे लड़ा गया था, किसी भी षड्यंत्र की कोई वो नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पढ़ते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुई है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के उसमें अगर देखेंगे तो दो तरीके से ये ट्रीटी की गई है, दो लोगों के बीच में। पहला हुई है मुगल और ब्रिटिशर्स के बीच अगस्त 12, 1765 में ही, और दूसरी हुई है ट्रीटी अवध के नवाब जो थे और ब्रिटिशर्स के बीच अगस्त 16 यानी कि 4 दिन बाद 1765 में। इस ट्रीटी के पॉइंट्स क्या थे कि जो अपूर्णता बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इलाहाबाद का क्षेत्र इन लोगों को मिला हुआ था, ये उठा के इनको दे दिया गया। ये इलाहाबाद का क्षेत्र वो वाला क्षेत्र जो ये अवध के अंडर आता था, यानी कि नवाब के अंडर आता था, है ना, शुजाउद्दौला के। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इलाहाबाद, ये चारों पूर्णता दे दिए गए कि भैया आप ले जाइए, अब और क्या कर सकते हैं, हारी हुई पार्टी और क्या कर सकती है। ठीक है,
और क्या कह रहे हैं कि 26 लाख पेंशन देने की बात हुई टू द मुगल बाय द ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स ने 26 लाख का पेंशन जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत ये मुगलों को दिया। अवध का क्या रोल रहा? अवध का एक तरीके से देखिए, अवध को कुछ नहीं मिला, अवध को एक तरीके से फाइन उल्टे और देना पड़ा, ये कि आप भाई लड़े ही क्यों, है ना, आप उनके लड़ाई में शामिल ही क्यों हुए, एक तरीके से इनको फिर क्या फाइन भरना पड़ा 50 लाख का, है ना। ठीक, तो ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। ये 1765 के ये ट्रीटी के बाद 1765 की एक और चीज है डायरकी लेवल, है ना, कि द्वैत शासन में इसको मतलब कहते हैं हिंदी में, द्वैत शासन लागू कर दिया गया था, डायरकी लेवल एस्टैब्लिश कर दिया गया था ये। और ये हाँ, एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये डायरकी लेवल जो है वो इंट्रोड्यूस किसने किया, तो दैट वाज रॉबर्ट क्लाइव, है ना, इन द ईयर 1765। ये डायरकी लेवल क्या है, द्वैत शासन क्या था, इसमें ये होता था कि जो है कामों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। कहने का मतलब जो जैसे एक तरीके से समझिए कि जो मेन काम हुआ करते थे, जैसे कि पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी काम होता था वो ब्रिटिशर्स अपने अंडर ले लेते, जैसे कि टैक्स कितना लगाना है या टैक्स की वसूली किससे करनी है, कितना क्या लेना है, सारा टैक्स का काम या पैसे का काम सारा ये अपने अंडर रखते थे। और जो एक तरीके से जिम्मेदारी वाला काम होता था कि सोशल वर्क करना और जो है सड़कें मतलब ये कराना, दुरुस्त कराना, ये सब चीजें जो सोशल वर्क हुआ करता था ये इनकी जिम्मेदारी डाल दी गई नवाबों के थे। तो एक तरीके से ये डायरकी लेवल क्यों लाया गया था, एक तरीके से बंगाल के रीजन को पूर्णतः बर्बाद करने के लिए लेके आया गया था, ताकि जो है अपनी सत्ता ये लोग स्थापित कर पाए बंगाल के ऊपर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो ये एक चीज देखा जाएगा कि ये 1765 में जो डायरकी लेवल रॉबर्ट क्लाइव लेके आए थे, उस डायरकी लेवल को खत्म कर दिया वॉरेन हेस्टिंग ने। उस डायरकी लेवल को वॉरेन हेस्टिंग ने खत्म कर दिया। तो ठीक है, ये था हमारा आज का ये बैटल ऑफ बक्सर, जो कि एक तरीके से ये समझिए कि जो एक चीज ये बड़ा ही डिफाइन कर देता है, ये फ्यूचर डिसाइड कर देता है इंडिया का, कि अब जो अंग्रेज हैं वो अब जाने वाले नहीं है। और कुछ छोटे मोटे और जो है कुछ राज्य रह गए हैं, हैदराबाद रह गया, मराठा पावर रह गया, इन लोग जो सिख पावर रहते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर, अभी हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, वो देखते चलेंगे कि किस तरीके से जो छोटे छोटे और प्रांत है उस पर भी अंग्रेज जो है वो कब्जा जमा लेते हैं। ठीक, एक ये मैंने एक कलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स करके। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री जिस तरीके से हम लोग जो शुरू करने की बात कर रहे थे, वो एक थोड़े से मैंने क्रम में सजा के रखे हुए। देखिए, हिस्ट्री को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको डेट्स याद हो, और डेट्स याद होंगे ना तो जो है जितनी चीजें ये छोटी मोटी चीजें लिखी हुई हैं, डेट्स याद होंगे तो आप सारी चीजें रिकॉल कर सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री मैंने अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे हैं तो हर एक चीज कहानियां की तरह ही कहता गया हूं मैं, है ना। तो कहने का मतलब कि ये जो डेट्स लिखी हुई हैं, इन डेट्स को आप याद कर लें। इसके ये आगे जो मतलब ये जो फॉलो बाय ये जो सारी छोटी मोटी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको पढ़ते ही आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा, मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स में बताया होगा। ठीक है, तो एक बार आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1717 ये बीच का ये टाइम जो है जिसमें बहादुर शाह है, जहांगीर शाह है, इनका मैंने नहीं लिखा है इसलिए क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। 1707 में डेथ ऑफ औरंगजेब हो जाती है। 1717 में कौन था? फर्रुख शेर, आपको याद होगा। इन्होंने एक स्पेशल स्टेटस दे दिया था ब्रिटिश एम्पायर को। स्पेशल स्टेटस कहने का मतलब जो ब्रिटिशर्स के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ था एक तरीके से, वो हो गया। 1740 में अलीवर्दी खान नवाब बन जाते हैं। 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बन जाते हैं। 1757 जून 23 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। 1757 में यहाँ 1757 से लेके ये लास्ट तक का पूरा आज का ही हिस्सा ही हमने कवर किया है। एक बार इसको देख लेते हैं। 1757 में मीर जाफर नवाब बन जाता है। 1760 में ये मीर कासिम नवाब बना दिया जाता है। फिर 1763 में फिर से मीर जाफर को बना दिया जाता है। ये सब क्यों हो रहा है ये सब आप रिकॉल कर लेंगे तुरंत, जैसे ही ये सब चीजें याद हो जाएंगी ये सारी चीजें रिकॉल होती रहेंगी आपके दिमाग में। 1764 में ये बैटल ऑफ बक्सर, अक्टूबर 22 1764 को ये बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई है और 1765 में ये डायरकी लेवल इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द रॉबर्ट क्लाइव। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, इस दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायरकी लेवल इंट्रोड्यूस किसने किया था और डायरकी लेवल खत्म किसने किया है। तो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं रॉबर्ट क्लाइव एंड खत्म करने वाले हैं वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वही 1765 का डायरकी लेवल इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड 1772 जो कि डायरकी लेवल अबॉलिश कर दिया गया, दैट वाज वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है,
तो आज का ये लेक्चर विक्ट्री ओवर बिहार यानी कि बैटल ऑफ बक्सर आज हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो छोटे मोटे और प्रांत रह गए, मैसूर के, हैदराबाद के, मराठन पावर जो है उनको किस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर ने ध्वस्त कर देते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहिए।